आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशेष में इस समय हम लोग आपके पास एक बड़ा अच्छा अनुभव आपके पास पहुंचाना चाह रहे हैं। दरअसल इस समय हम लोग बुद्ध भूमि खैरी में हैं। बुद्ध भूमि का मतलब हुआ बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने बड़े ही उम्मीद के साथ शुरू किया था और आज उस उम्मीद को पूरा करने के लिए जो आज की पीढ़ी के भिक्षु इसे लेकर आगे बढ़े हैं, उनमें से एक यानी कि वर्तमान में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि खैरी के जो सेक्रेटरी हैं भदंत प्रज्ञा ज्योति, वे हमारे साथ हैं। और ये ख़ास मौका भी है कि इस समय भदंत प्रज्ञा ज्योति जो हैं, उनका ये 50वें वर्ष में, उनके उम्र के 50वें वर्ष में उनका पदार्पण हो रहा है और उनके भिक्षु जीवन का ये 23वां साल है। 23 साल भिक्षु जीवन में बिताना और फिर उसके साथ एक बड़े संस्थान को उसके उद्देश्य की ओर पहुंचाना, उसके लक्ष्य की ओर पहुंचाना, ये एक बड़ा काम है। आज हम लोग भंते जी से ये बातचीत करेंगे। भंते जी, ओकास वंदामी। भंते जी, बात हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। आपके उम्र के तो ये 50वें साल में आप पदार्पण कर रहे हैं, लेकिन यदि हम बौद्ध शिक्षाओं को, बुद्धिज़्म को जब जानने समझने का प्रयास करते हैं तो इस जीवन का उतना खास मोल नहीं होता। इसे इहलोक का वो जीवन कहा जाता है। लेकिन जो 23 साल आपने जागरूकता के साथ बिताए हैं, क्योंकि भिक्षु जीवन ये जागरूकता का जीवन है। हर पल अपने आप को देखने, समझने, संवरने और उसे आगे बढ़ाकर उसे निब्बाण की प्रक्रिया में शामिल करने का ये समय है और इसमें आपने 23 साल बिताए। तो इन 23 सालों के इस सफ़र को हम फिर उस पूर्व समय में लेकर चलते हैं और वहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी शुरुआत होती है राहुल बाल सदन से। एक बात आपको बता देते हैं, राहुल बाल सदन भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने बड़े ही सोच समझ के साथ बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय गृह का निर्माण किया। और ये राहुल बाल सदन, ऐसे वृद्धाश्रम भी भंते जी ने बनाए। भंते जी ने लाइब्रेरीज़ की, शिक्षा की, बुद्धिज़्म के स्टडी की अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई और उसमें से एक राहुल बाल सदन है। और इस राहुल बाल सदन से ही भंते प्रज्ञा ज्योति आते हैं। भंते जी, हम तो ये समझना चाहेंगे कि राहुल बाल सदन में आपका आगमन कब होता है? मेरा आगमन में उम्र से उस समय 3 साल का था। अच्छा, कोई खास घटना घटित हुई? मेरे तो बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। अच्छा। जब मैं शायद 2 महीने या 3 महीने का था, तभी मेरे माता गुजर गई थी। पिताजी, माता जी गुजरने के बाद में पिताजी ने भी घर दार छोड़ के वो भी चले गए थे। अच्छा, मतलब आप अकेले रह गए? अकेले रह गया था। तो मेरा जो लालन पालन जो है मेरे दादी ने किया था। अच्छा। मेरे पिताजी के माता जी ने, और उन्होंने, उनको 5 बेटियां थी। अच्छा। और 1 बेटा था। बड़े बेटे थे उनके, और मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। अच्छा। परिवार में उनसे छोटी 1 बहन थी। तो ऐसे 5 आत्या लोग और मेरे पिताजी और बड़े पिताजी। तो क्या दादी ही भंते जी के पास लेकर आई आपको? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा। मेरी नागपुर में मेरी आत्या रहती थी। अच्छा। तो हमारे जो मामा जी थे वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। समता सैनिक दल में उन्होंने काम किया है। मेरी आत्या जो थी उसने भी धम्म का बहुत अच्छा उन लोगों को, जब वो नागपुर में दीक्षा, बाबा साहब ने जब दीक्षा दी थी तब से वो लोग यहाँ पे थे। अच्छा। आत्या वो लोग अच्छा, मतलब बहुत पहले वो नागपुर में आ गए थे? हाँ। तो आत्या। अच्छा, ऐसे ये गांव कहाँ रहा होगा आपका? अपना मूर्तिजापुर से शायद 5 किलोमीटर दूर गोरेगांव था। अब वो गांव कुछ याद है? नहीं, मैं तो गया ही नहीं। और अच्छा। अभी ऐसा है कि फिर मेरी आत्या ने जब नागपुर में रहती थी तो वो लोग भदंत आनंद कौशल्यायन जी और मेधनकर जी के सानिध्य में वो लोगों ने शिविर किया था। अच्छा। भंते जी ने कुछ भिक्षु बनाए थे 40। उस समय में हमारे मामा जी, आत्या उस समय उन लोगों ने उस कार्यक्रम में उनका सहयोग किया था। अच्छा। तो बातों में ही मेधनकर जी ने कहा था कि अपने को भविष्य के लिए अपन राहुल बाल सदन ओपन करने वाले हैं, तो कोई लड़के होंगे तो बताना है।
तो फिर मेरे आत्या ने कहा तो कि मेरे भाई का अच्छा, मतलब ये जो शिविर हो रहा था, हाँ, उस वक्त में राहुल बाल सदन का निर्माण नहीं हुआ था, नहीं। तो शायद राहुल बाल सदन की पहली बैच में आप आए। हाँ, मेरा जब मैं बाल सदन में जब आया था हम्म, तब मेरा 7वां नंबर था। अच्छा उसके पहले मेरे पहले 6 बच्चे आ चुके थे। अच्छा। पहली बार जब आप राहुल बाल सदन में आए तो क्या केवल भंते जी थे वहाँ या नहीं और? नहीं नहीं हाँ। बाल सदन में जब मैं आया तो हम लोग 6 बच्चे पहले थे, 7वां मैं था। हम्म, तो हम लोग महेंद्र नगर में बाल सदन ओपन किया था बंटी जी ने। हम्म, एक दायक थे जबलपुर के, उन्होंने जगह दी थी और उसी पे फिर बाल सदन का निर्माण हुआ था। हम्म, और वहाँ पे मेदनकर जी और आनंद जी के ही साथ में ही ये सब भंती जी लोग सब दीक्षा भूमि पे रहते थे। अच्छा, उस वक्त में। हाँ, उस अच्छा, समय बाल लेकिन सदन अभी हम लोग देखते हैं कि बड़े लंबे समय से अगर राहुल बाल सदन का नाम आता है तो विमलताई आड़े का नाम आता बिल्कुल है, और उन्होंने देखिए मिश्राम जी काका जी का नाम आता है बिल्कुल है ना? देखिए विमलताई ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए दान दिया है। काशीनाथ जी ने अपना पूरा आयु अनाथ बच्चों को दिया है। ये दो लोग ऐसे हैं कि बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, क्योंकि मेदनकर भंती जी को जब किडनी की आवश्यकता थी विमलताई ने दी। भंती जी जब वहाँ से जब निकले दीक्षा भूमि से तो वो दोनों ने यानी आनंद कौशल्यान जी हो गए, मेदनकर जी हो गए, बाल सदन में ही कुछ दिन रहना पड़ा उन लोगों अच्छा, को। मतलब वो जब दीक्षा भूमि दीक्षा भूमि से हाँ, आए तो जब महेंद्र नगर में ही रुके। महेंद्र नगर में रहे, फिर उसके बाद में जगह के लिए इधर उधर घूमे। तो अच्छा, एक बात भंते जी, जो हम भी समझना चाहेंगे कि उस वक्त में जब भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी, डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी, जी ये सब जब राहुल बाल सदन में आते थे जी तो क्या लंबा समय आपके साथ रुकते थे या फिर आकर चले जाते थे? नहीं वो जब कार्यक्रम पहले जब दीक्षा भूमि में रहते थे तो फिर आना और जाना था। पर जब दीक्षा भूमि छोड़ी उन्होंने तो मैक्स 8-10 दिन अपने बाल सदन में ही रुकना पड़ा सबको। अच्छा, तो शुरुआती दौर में आपकी शिक्षा को फिर कैसे आपने राहुल बाल सदन ने उसको मैनेज किया? देखिए तब तो आपको भी मालूम है कि उस समय में जो भिक्षु लोगों को कुछ दान वान तो रहता नहीं था। जब मैंने सुना था कि जब डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का आखिरी समय था तो जो जब उनको पैसे की जरूरत थी तो नागपुर शहर में भंती जी ऑटो लेके घूमे थे पूरे जगह, पर उनको दान नहीं मिला था। जब भंते जी मेयो अस्पताल में थे, हाँ, अपने हाथ की सलाइन निकाले और फिर गए और थे। जब कह रहे थे कि भाई मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे बुद्ध भूमि ले चलो। हाँ, तो उस समय हाँ। दान के लिए भी उस समय भंती जी को बहुत तकलीफ हुई थी। देखिए अभी लोग ऐसे हैं कि अभी तो आनंद जी के बारे में हो गया, मेदनकर जी के बारे में हो गया, तो बहुत ज़्यादा बात कर लेते हैं। पर रियल जब जो समय था उस समय मुझे नहीं लगता कि उतना भंती जी को सपोर्ट किसी ने किया होगा। अच्छा, लेकिन तब राहुल बाल सदन जो चलता था तो आप लोग उसमें क्या बहुत दिक्कतें महसूस करते थे या फिर? हम लोग तो सोयाबीन होता है, सोयाबीन जी उसको बॉईल करके खाना पड़ता था। अच्छा, मतलब सोयाबीन जो दाना है, हाँ, उसको बॉईल करना और उनको खाना, उनको उसी का ही आटा तैयार करके उसी का ही शाम को। बाद में जब हमारी बुद्ध भूमि बनी, बुद्ध भूमि पे मेदनकर भंती ने मेरे पे पूरी जिम्मेदारी दी थी सब बच्चों की, आना सुबह का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, क्योंकि भंती के पास में उतना पैसा नहीं था कि कोई आचार्य रखा जाए, तो मेरी तरफ किराना लाना, भोजन बनवाना सब मेरे तरफ था। मतलब बुद्ध भूमि का सारा जो व्यवस्थापन है। हाँ, फिर भंती जी एक अगर हम ये इस बात को समझना चाहें कि आज जिन भंते प्रज्ञा ज्योति को हम देखते हैं, उनके जीवन पर भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी हो या फिर डॉक्टर सावंगी मेधनकर भंते जी हो या फिर सत्यशील भंते जी, जिनका भी बार बार आना जाना रहा, या फिर पहले से जो कुछ श्रामणेर बनकर जो बाहर निकले, मतलब जो भिक्षु जीवन में तो नहीं आए लेकिन उन्होंने श्रमण जीवन को छोड़ दिया, लेकिन बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करते रहे। तो इन लोगों के जीवन का क्या प्रभाव देखा आपने? देखिए मेधनकर जी के बड़े बड़े कार्यक्रम में, आनंद जी के कार्यक्रमों में मुझे उन दोनों का प्रभाव मेरे पे बहुत ज़्यादा रहा है। वो दोनों इतने महान थे कि फिर भी आज तक मैं, अभी मेरे 23 साल
अभी मेरे 49 ईयर कंप्लीट होके अभी कल 50 ईयर्स में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। तो उस 50 साल के मैं कालावधि में मैंने आज तक वो दोनों जैसे महान भिक्षु मेरे जीवन में नहीं आए। अच्छा, वो आपके देखने में नहीं आए। ना। तो इनका जो वक्तव्य था, इनकी उनकी जो वाणी बातें है, इनका देखिए, जो आनंद कौशलन जी की वाणी एक मधुर वाणी थी। हम्म, मेदनकर भंते जी थोड़े थोड़े हम लोगों के लिए थोड़े हमारे गुरु थे, हम्म, इसलिए हमको थोड़ा शिक्षा देने के लिए गुरु टाइट होना ही चाहिए। हाँ हाँ, आप तो मेदनकर जी बाकी सिखाने का जी जो शैली थी, प्रवचन करने की जो शैली थी, वो जो कुछ भी मुझ में आया है तो वो दोनों की देन है। अच्छा, वो दोनों से मिक्स होकर वो हाँ, चला आया। हाँ, अब आपका श्रीलंका भी जाना हुआ हाँ, है, जी। तो श्रीलंका आपका कब जाना हुआ? भिक्षु जीवन में हुआ या भिक्षु फिर जीवन, उससे भिक्षु पहले? जीवन, नहीं भिक्षु जीवन। भिक्षु जीवन में ही। मैं तो 2001 में भंती जी जब मेदनकर जी जैसा आनंद कौशलन जी का अपना बुद्धमय का मेन कार्यक्रम होता है, 2001 में जो कार्यक्रम हुआ था, हाँ हाँ, उसी दिन भंती जी ने उसके एक दिन यानी 15 दिन पहले मेरे से बात किया था मेदनकर जी ने कि देखो बोले, ये जो जीवन है, ये जीवन तुम्हारा भविष्य में लोग तुम्हारे पीछे आएंगे बोले। अभी तुम लोगों के पीछे दौड़ते हो, अब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे बोले, इसलिए बोले आप भिक्षु जीवन में आ जाओ। तो भंती जी को मैंने कहा था, क्योंकि 1 साल पहले मेरे पिताजी भी गुजर गए थे। अच्छा, तो फिर वैसे भी मेरे आगे ना पीछे कोई नहीं था, ना माता ना पिता, रिश्तेदार। जब वो मेरे बचपन से मेरे को कोई मदद नहीं उनसे मिली, तो मैं उनको काय का रिश्तेदार मानूं? वो तो उम्र के तीसरे साल से आप बाल सदन का बाल ही सदन, हिस्सा। ये मेरा आज के तारीख में लोगों को एक पिता एक माता होती है, 2-4 भाई 2-4 बहनें होती है। मेरे पास लाखों माता है, लाखों भाई है, लाखों काका लोग है, काकी लोग है, दादा है, दादी है, कितने लाखों लोग मेरे को चाहने वाले लोग हैं। तो श्रीलंका आपका जाना कब हुआ? जब मेरा 2005 में डॉक्टर बद्रनाथ कौशलन जी की शताब्दी हुई, मैं 2006 को फिर श्रीलंका गया था। मेरे मित्र है तोटा देनिये नारद थेरो, उन्हीं के विहार में रहा। उन्होंने मेरी बहुत मदद किया। अच्छा, क्योंकि बेचारों ने अच्छा, श्रीलंका जाने का कोई खास हेतु रहा? मेरा मकसद यही था कि हमारे दोनों बनते, आनंद कौशलन जी हो गए, मेदनकर जी हो गए, दोनों श्रीलंका पढ़े। अच्छा, दोनों गए। फिर मेरे गुरु बंधु है बोधानंद जी, वो भी श्रीलंका में पढ़े। तो मेरी भी इच्छा हुई कि अपन भी जाके आना चाहिए, अपने गुरु लोग गए ना, तो अपन ने भी जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं भी श्रीलंका में गया। श्रीलंका में मैं वहाँ पे जाने से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ बुद्धिज्म से। मैं जब तक इंडिया में था तब तक नहीं रहा, मैं सही बताता हूँ। तब तक मुझे उतना यानी बुद्धिज्म क्या होता है, अपन इतने उनकी भाषाएं अच्छी लगती थी मुझे दोनों की, पर उतना मैं आकर्षित नहीं हो पाया। अच्छा, और मैं रियल बताता हूँ आप लोगों को कि मैं किसी से आकर्षित हो पाया हूँ बुद्धिज्म की तरफ, तो 2 चीजों के ऊपर। एक ये दोनों महान लोग, दूसरा मैं जब श्रीलंका पहुंचा था फर्स्ट टाइम, तो जब मैं एयरपोर्ट उतरा, क्योंकि मैं अकेला गया था, मेरे साथ में कोई नहीं था। अच्छा, ना तो मुझे कैसा फॉर्म भरा जाता है, कैसा क्या किया जाता है, कुछ नहीं मालूम। जब मैं श्रीलंका पहुंचा, वहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति देख के मेरा अंदर से ऐसा एकदम फीलिंग अच्छा महसूस हुआ। वो मूर्ति देखने के बाद ही मैं बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसके बाद में मैं जब वो इमिग्रेशन वाले लाइन में लगा, तो मुझे क्या मालूम कि अपने यहाँ तो हर भिक्षुक किसी के भी पीछे लग जाता है, क्यों में मुझे नहीं मालूम था कि भिक्षुक के लिए अलग होता है। तो मैं उपासकों के लाइन में लग गया, तब पूरा स्टाफ दौड़ते आया, क्योंकि मेरा फेस भी श्रीलंकन है। भंती को क्या हुआ कि भाई भंती जी का दिमाग जगह पे है कि नहीं है कि भंती उपासकों के लाइन में लगे। क्योंकि भिक्षु को उपासकों के लाइन में नहीं लग सकते भिक्षु। वो पूरा स्टाफ दौड़ते आया, मुझे भी डर लगा, मैंने क्या गलती किया भैया, ये सबके सब दौड़ के क्यों आ रहे हैं मेरे तरफ। जब वो लोग आए, मेरे हाथ ऐसे प्रणाम करना चालू किए सबने। फिर उन्होंने मुझे पूछा, सिंगल भाषा में बात किया मेरे से। तब मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं उनका मुंह ही देख रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा मुझे कि आप यू आर श्रीलंकन? नो, आई एम इंडियन। तब उन लोगों ने फिर मेरी इतनी सेवाएं की, कोई आइसक्रीम ला के दे रहा, उस समय कोई कोल्ड ड्रिंक ला के दे रहा, कोई पानी ला के दे रहा, मेरे को चेयर दी, ऑफिस में बिठाया। मैं बोला आई एम फर्स्ट टाइम कम श्रीलंका,
दैट टाइम ओके ओके नो बनते यू यू कम हियर एंड उन्होंने अपने ऑफिस में बिठा दिया मुझे और फिर उन्होंने फिर बाद में धीरे धीरे मेरी सेवा चालू कर दी और मेरा फॉर्म वार्म सब उन्होंने भर दिया टैम्प सब उन्होंने लगा के मेरे को आदरपूर्वक बाहर पहुंचाया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा यानी मुझे सीख मिली थी उस समय जी क्यों कि उसके पहले मैंने इसी रोड पे हमारे रोड पे मेदनकर जी को आनंद जी को बस स्टॉप में खड़ा देखा। बस वाले बस नहीं रोकते थे क्योंकि बसें उस समय बहुत कम थी बोलना बस फुल आती थी और बस में बैठे भी तो गर्दी में खड़े रहो इतने बड़े बड़े लोग बसों में खड़े रहे पर किसी उपासक ने ऐसा नहीं बोला। ये स्थिति आपको वहां नहीं दिखी? हाँ वहां नहीं भिक्षु के प्रति जब श्रीलंका में कितनी देर रुके आप? मैं 3 साल रुका। 3 साल। इन 3 सालों का अगर अनुभव हमारे दर्शकों के साथ आप बांटना चाहे तो? देखिए सबसे मेन एक ही चीज है वहाँ पे जो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की है वो है घर घर में धर्म। प्रत्येक हर घर में धर्म। उन्होंने अपने बच्चों को धम्म सिखाया। धम्म स्कूल में भेजते सुबह जैसे उनके कर्ण क्लियर हो गई कि वो लोग बच्चों को धम्म स्कूल में भेजते हैं और संडे के दिन संडे स्कूल में भेजते हैं और हर विहार में 25-25 30-30 35-35 भिक्षु देखते हैं। हर बच्चे वहाँ पे झाड़ू मारने जाएंगे पोछा करने जाएंगे भिक्षु लोग करेंगे सब दोस्त भाइयों के बच्चे छोटे छोटे जो श्रमण है उनको दोस्त भाई भाई बहन सब मिल जाते हैं वहाँ पे। तो उसके वजह से वो बुद्धिज्म का जो माहौल है वो उन बच्चों में अंदर से तैयार हो जाता है और इसीलिए वो लोग अपने माता पिता को प्रणाम किए बगैर घर नहीं छोड़ सकते। अपने घर का काम खुद मतलब करेंगे। ये संस्कार उनको वहीं से मिल जाते हैं। वहीं से वो संस्कार भी मैं तो मुझे तो अच्छा ऐसा लगा कि वो संस्कार भी उसके माँ के गर्भ से ही आता है क्योंकि उसकी मम्मी अपने यहाँ जैसे गर्भावस्था में आ गई माँ कोई बच्ची तो वो डॉक्टर यहाँ का बता देता कि तू रेस्ट स्टिच कर। वहाँ की माँ 8 महीने तक प्रतिदिन 3 बजे घड़ी का टाइम से 3 बजे देखा कि सीधी विहार से ले जाती है। वहाँ झाड़ू मारेगी बोधी राजा का एरिया साफ करेगी दिया लगाएगी अपनी किताब लेके वंदना का 1.5 घंटे तक सुत्ता पठन करेगी। अपनी यहाँ की क्या करते कुछ नहीं। तो आपको ऐसा लगा कि आप जब श्रीलंका से लौटे भारत आए फिर इधर बुद्ध भूमि आ गए तो आपको लगा कि इन चीज़ों को इस तरफ में हमारे यहाँ किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए? मैं इसके लिए हमेशा मैं यहाँ पे जब से आया सभी बनते लोग हो गए अपने तरीके से सब धम्म समझाते हैं। मेरा धम्म समझाने का टेक्निक अलग है। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को संस्कार पढ़ाऊं। जो विषय वो विषय खत्म करके मेरा मैं लोगों में कहाँ से परिवर्तन ला सकता हूँ। मेरा ये है कि मैं लोगों को ये समझाऊं कि आप कहाँ से क्या कर सकते हो और कहाँ आपके बच्चे जा रहे हैं आज तो के उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मेरा तो सबसे कहना एक ही है कि भाई अपन विहारों के तरफ उंगली दिखाने से पहले स्वयं को देखो, खुद को चेंज करो और सब उसके लिए बच्चों को दोष देने से अच्छा माता पिता फर्स्ट गुरु है। उन्होंने अपना कर्तव्य पार किए कि मैं 100% लिख के देख सकता हूँ कि भविष्य में अपना भारत भी श्रीलंका से भी आगे निकल जाएगा। अच्छा भंते जी एक बात हम आप ही से समझना चाहेंगे। आपने श्रीलंका में स्टडी की, आपने भारत में भी स्टडी की और भारत में भी आप जब भिक्षु जीवन में आए उससे पहले भी आप 2 महान भिक्षुओं के सानिध्य में रहे। तो एक बात हम समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि बुद्धिज्म की प्रैक्टिसिंग के लिए मतलब बुद्ध धर्म को आचरण में लाने के लिए क्या बौद्ध साहित्य को पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए और श्रवण करना चाहिए। मैं बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी गया हूँ। मुझे जो रियल बातें होना चाहिए वो बातें आज तक नहीं मिली। लेकिन क्या केवल पठन से काम चल जाएगा? नहीं, श्रवण अभी आवश्यक है। जितना जो आदमी जितना श्रवण करेगा वो आचरण भी करेगा। वो आचरण श्रवण नहीं करते हम लोग। भाषण दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कहते हैं, सिर्फ कह सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस कब होगी? आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस के लिए क्या वो सूत्र हो सकते हैं कि जिससे प्रैक्टिसिंग में लोग मजबूत हो जाए? देखिए सबसे मेन हर विहार में धम्म स्कूल संडे स्कूल ओपन होना चाहिए।
हर विहार में। और ये जो हम लोग हमारे बच्चों को, यदि हमारे बच्चे में हर वर्षवास में लोगों को आह्वान करता हूँ, देखिए हम लोग क्या उनके घर में जाए पढ़ाने के लिए, वे विहार में आए। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, हम आपके बच्चों को संस्कार देंगे। हम एक दिन का हम नहीं जाएंगे परित्राण के लिए, नहीं जाएंगे किसी कार्यक्रम में, क्या फर्क पड़ने वाला है, पर हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। हर वर्षवास के दिनों में मैं उनको बोलता हूँ, पर वो 8 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, फिर उनको अला लिया अच्छा, जाती अभी है। अभी क्या एक्टिविटी चल रही है यहाँ बुद्ध भूमि में? बुद्ध भूमि पे हम लोग सर अभी ऐसा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 19 श्रामणेर, अच्छा, श्रामणेरों को धम्म की स्टडी, स्कूल की स्टडी। मतलब ये एक जिस कारण से डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यान जी, डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी इस भूमि को विकसित करते हुए वो कार्य बढ़ रहा है आगे। जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा होता है कोई भी काम हो, तो जैसा श्रीलंका में कि एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हर भिक्षु श्रमण के पीछे एक से 10 दायक होते हैं उसका जीवन बनाने के लिए। वो हर महीने उस श्रामणेर के लिए दान देते हैं कि उसके, क्योंकि उसके माता पिता नहीं देते, उसके माता पिता दूसरे विहारों में दान देते हैं और दूसरे श्रमणों को हाँ वो उनको चलाते हैं। बस इस एरिया का श्रामणेर इस एरिया में नहीं रहेगा, दूसरे एरिया में रहेगा। तो क्या ये सिस्टम भारत में अभी विकसित नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या अभी देखिए मैं आपको प्रयास, आप बहुत लोगों को अपन हर साल अपने लोग सिर्फ कान लगा के ऐसे सुनते हैं। अच्छा, अब करते नहीं। मैं अभी जब से मैं सेक्रेटरी बना, अभी मुझे 2014 में मैं सेक्रेटरी बना संस्था का, उस समय से 5 जनवरी के हर आह्वान में करता हूँ कि मेरे लक्ष्य 2 है। एक, बुद्ध भूमि का विकास होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी और डॉक्टर भदंत सावंगी मेधनकर जी, इनके स्मारक बनना चाहिए। इसके लिए मैं हर साल लोगों का आह्वान करता हूँ। लोग ऐसे उनके इनके हिलाते हैं, मुझे भी लगता है कि यार कोई ना कोई तो निकल जाएगा उसमें से, बाकी निकलता उकलता कोई नहीं है। तो अभी इसलिए, और कैसा था कि मैंने अभी तक हम लोग गवर्नमेंट के ही चक्कर में ज़्यादा रहे कि ये सरकार बना देगी, वो सरकार बना देगी। अभी मैंने अभी प्रण लिया है, अब सरकारें करे ना करे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डोर टू डोर जाऊंगा इसके बाद में। अभी 2020 में डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी की 120वीं जयंती आ रही है, बुद्ध भूमि के 40वां वर्धापन दिन आ रहा है। उस दिन डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी और मेधनकर जी के स्मारक का उद्घाटन करना है, यानी करना है। क्योंकि अभी मेरे जो आर्किटेक्ट जो थे उनसे मैंने फाइल बनवा ली है, तो उसका जो अमाउंट है वो 37 लाख रुपीज़ का आनंद कौशल्यान जी का है और 5 से 6 लाख रुपए का मेधनकर जी का स्मारक का है। तो ये दोनों यम हो जाए, और अपने यहाँ भिक्षु जीवन के लिए मेरी इच्छा है कि हमारे बाद भी कोई अच्छे श्रामणेर बने, क्योंकि हम भी तो कुछ अभी हमारे 49-50 कल से चालू हो ही रहा है, तो भविष्य के लिए कुछ अच्छे जो गोर गरीब के बच्चे भी होंगे, तो महाराष्ट्रियन भंते जी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आए। मैं हर प्रांत के बच्चों को भी बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि अपने महाराष्ट्र के बच्चे हो, सभी बच्चे हो, पर मैं चाहता हूँ कि बुद्ध भूमि हमारे बाद में किसी महाराष्ट्रियन भिक्षुओं के हाथ में जाए। जैसा मेधनकर जी ने हमारे बारे में सोचा, हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद जी ने कोशिश किया, हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सर अभी आज के तारीख में बुद्ध भूमि की जो आर्थिक अड़चन है, वो अड़चन बहुत खतरनाक है। आवक 0 बजट है, जावक 100% है, और इसलिए इस पर भी सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग कितने दिन तक करेंगे सर? क्योंकि देखिए काम नहीं करे तो समझ बोलती है, अरे वहाँ पे पेंट नहीं मारा, अरे ये काम नहीं हुआ, अरे वो काम नहीं हुआ। पर जो जिंदा बच्चे हैं उनको खिलाना जरूरी नहीं है? उनको भी तो पालना जरूरी है। आज आप 2 बच्चे रहते तो आपको तकलीफ होती है। मेरे पास तो 30 बच्चे, 19 भी बच्चे हैं, और साल भर 10 से 20 हजार रुपए वाले हर कार्यक्रम लगे हुए हैं। यहाँ कार्यक्रम करना ही करना है। और मेधनकर जी का वो आता है, स्मृति दिन आता है, उनकी जयंती आती है, आनंद जी की जयंती आती है, उनका स्मृति दिन आता है। दशहरे के दिन में हम लोग बड़ी बात नहीं करते, हम लोग 3 दिन तक सर लोगों को सेवा करते हैं। हमारे पूरे बच्चे, सबका सहयोग है उसमें। हम लोग घर घर जाके उमरेड परिसर में हम लोग दान के लिए घर घर जाते हैं, वहाँ से धान्य जमा करते हैं, किराना जमा करते हैं,
और यहाँ पे 3 दिन तक लोगों की सेवा करते हैं। साथ में हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, लोगों को इंजेक्शन से लेकर तो उनकी पूरी सेवा करने का बुद्ध भूमि काम करती है सर। मतलब ये सारा काम भी चल रहा है हाँ। और भिक्षु जीवन भी चल रहा है। जी सर। अगर मैं ये समझना चाहूँ, इस बातचीत को भी पूरा करना चाहूँगा। जी जी सर। हमारे दर्शकों के लिए अगर इस बात को समझना चाहूँ कि इस भिक्षु जीवन का आप प्रतिपालन करते हुए, इसका आचरण करते हुए आपने स्वयं के लिए क्या पाया है? जब से मैं सेक्रेटरी बना हूँ तब से मुझे जो सेवा करने को मिल रही है बच्चों की, उनको किसी चीज़ की, जैसे हमने बचपन में जो दुख भोगे हैं, खाने के लिए, स्कूल के लिए, एक एक रुपए के लिए भी तरसे हम लोग। तो आज मेरे बच्चों को वो तकलीफ नहीं। वो मेरे को अकेले को खूब तकलीफ है, पर मैं बच्चों को एहसास नहीं होने देता। उनकी हर इच्छाएं पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कभी उनको मैं ये सोचता हूँ कि जब आनंद कौशलन जी ने हो गया, मेदनकर जी ने कुछ ना होते हुए भी इतने लोगों का किया, तो अपन तो आज तो कुछ ना कुछ मिलता ही। चलिए इस बातचीत को पूरा करते हैं, एक छोटा सा संदेश लेंगे। यदि मैं भंते प्रज्ञा ज्योति से कोई संदेश लेना चाहूँ तो क्या संदेश होगा? बस अपन यही चाहते कि बाबा साहब का सपना पूरा हो और अपने भदंत आनंद कौशलन जी का स्मारक बनाने में आप सभी लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। और भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का स्मारक बनाना है अपने को, और अपने यहाँ जैसा उनका भिक्षुओं की स्कूल अपने को ऑलरेडी श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपने को ये दिया है बनाने का, पर अब क्या हर चीज़ पैसे के बगैर कुछ हो नहीं सकता सर। और बच्चे, अपने यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सब बच्चे बराबर सुबह शाम वंदना होती है। अपने बच्चों में भी अच्छी क्वालिटियाँ है। अभी कैसा है, बस उन्हें अवसर की और उसकी जरूरत। उम्र वैसी होती है, हम भी उस उम्र में से गुजरे हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ठीक है, हम वो तो बचपना रहेगा ही रहेगा। थोड़ा बाकी बच्चों से, जैसा वो घर में रहते थे वो सब नहीं काम कर सकते थे हमारे बच्चे, लेकिन यहाँ वो कर लेते। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनको सुबह उठना ही उठना है, झाड़ू पोछा करना ही करना है, झाड़ू को पानी देना ही देना है, अपनी स्कूल की तैयारी भी करना है, स्कूल भी जाना है, स्कूल की पढ़ाई भी करना है, धम्म की भी पढ़ाई करना है, वंदना भी आना है, शुद्ध पठन भी आना है। नहीं आएगा तो हम लोग गुस्सा करेंगे। तो ये सब चीज़ें उनसे करवाने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और ये बुद्ध भूमि का जो विकास है, तो वो देखिए कि जब तक समाज का हर आदमी भिक्षुओं को मदद नहीं करेगा, जो श्रमण है उनके दायक बनना चाहिए। जैसा दायक तो कोई भी बन जाता है, दायक भी बनना चाहिए। जैसा सम्राट अशोक ने अपने बच्चे भिक्षु जीवन जीने के लिए दान दिए, महेंद्र जी, संघमित्रा, जैसे उन्होंने अपने बच्चों को दान दिया पूरे जीवन के लिए। हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं 2 साल 5 साल के लिए आते हैं, कभी कभी तो मेरे को भी टेंशन आ जाता है कि हम लोगों ने ठेका लेके बैठे हैं, मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती। हाँ, कंटिन्यूटी नहीं मिलती, उसका खेद है। ये एक खेद भंते प्रज्ञा ज्योति व्यक्त करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतने संघर्षों के साथ ये बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि खैरी का, जो नागपुर जबलपुर रोड पर पड़ता है, नागपुर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इस बात को समझिएगा कि इसे भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी, भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी, इन 2 लोगों ने मिलकर इस संस्थान को खड़ा किए, इसे आगे बढ़ाए। और आज उनकी दूसरी पीढ़ी, मतलब भंते प्रज्ञा ज्योति, इनकी पीढ़ी इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। दिक्कतें हैं, संघर्ष है, लेकिन बावजूद इसके उम्मीदें भी है। उम्र भले ही 50 साल की हो गई है, लेकिन ये ज़रूर कहना है कि हम इसे और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। हम यहाँ रुकते हैं। ये बातचीत चल रही थी भदंत प्रज्ञा ज्योति के साथ। भंते, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की और इस बातचीत के लिए आपने तैयारी भी दिखाई। यहाँ रुकते हैं, आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।